नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एक टॉपर जिन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद ही वो सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए तैयारी कर रही। मेरे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं बीपीएससी में रैंक 143 हासिल करने वाली मीमांशा चौधरी जी। इनका चयन सेक्शन ऑफिसर एट बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के पद पर हुआ है। बहुत बहुत बधाई और स्वागत है मीमांशा आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मीमांशा, आपकी ग्रेजुएशन 2015 में हुई, उसके बाद से ही आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही। दूसरे प्रयास में आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, कैसी फीलिंग है? मैम बहुत अच्छी हुई है। जब मैंने अपना नाम देखा था लिस्ट में इतना ऊपर, तो आई कुडंट बिलीव। मुझे लगा था कि मेरा नाम नीचे किसी पोस्ट पे होगा एंड मैं नीचे वाले पेजेस में ही ढूंढ रही थी। इतना ऊपर मुझे यकीन नहीं हुआ। आई वाज चेकिंग माय रोल नंबर अगेन एंड अगेन कि मेरा ही नाम और मेरा ही रोल नंबर है एंड आई वाज रियली इलेटेड। तो एक एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है ये फीलिंग। मीमांशा, मैंने सभी दर्शकों को आपके ग्रेजुएशन के बारे में बताया, आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर दर्शकों को बता सकें। मैम मेरी जो आई कम फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बट मैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, एक ब्लॉक है बहुत छोटा सा। तो वहाँ पे उस टाइम पे व्हेन आई वाज बोर्न, तो एजुकेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी। सो माय पेरेंट्स थॉट कि इसको क्यों ना अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जो उस वक्त मिल सकती थी। तो मेरे नाना नानी उस वक्त जम्मू सिटी में रहते थे। मेरे नाना जी पोस्टेड थे जम्मू सिटी में। ही वाज एन ऑडिटर इन डिफेंस। तो अब मुझे वहीं पे रखा गया फॉर माय एजुकेशन पर्पज ओनली एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड। सो माय पेरेंट्स लेफ्ट मी इन जम्मू एंड आई डिड ऑल माय स्कूलिंग फ्रॉम जम्मू सिटी। तो वहीं से मेरा 10th हुआ, वहीं से 12th हुआ एंड 12th में मैम आई वाज द टॉपर ओवर देयर। मैंने जम्मू प्रोविंस में टॉप किया था एंड मेरे 97.4% आए थे। एंड उसके बाद मुझे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जे श्री एन वोरा ने वहाँ पे सम्मानित भी किया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्क्स ओनली मुझे एलएसआर में एडमिशन मिला एंड वहाँ पे मुझे रेजिडेंस हॉल भी मिला एंड आई परस्यूड बीए हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम एलएसआर एंड आफ्टर दैट आई केम इनटू प्रिपरेशंस एंड in 2021 I am sitting here. डेफिनेटली बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आपके पेरेंट्स का भी रहा है आपकी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए, एंड आई एम श्योर वो बेस्ट गिफ्ट आप दे सकती हैं अपने पेरेंट्स को इस रिजल्ट के साथ। मीमांशा, सिविल सर्विसेज क्यों? हम फ्रैंकली स्पीकिंग जब पहली बार सुना था, जब सब बोलते थे कि हाँ आईएएस क्या होते हैं, नहीं पता था। हमारे स्कूल में जब एनुअल फंक्शंस होते थे तो एजुकेशन सेक्रेटरी आते थे, मुझे याद है। एंड बहुत ही अच्छा लगता था उनको देख के। उनको लगता था कि ये एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ पे बैठ के चेंज लाया जा सकता है, एक पॉलिसी ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और सब लोग उनकी बात मानते हैं सब। लेकिन फ्रैंकली नहीं पता था कि आईएएस का क्या काम होता है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि हाँ वो क्या काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। तो जब पता चला तो फिर ये सोचा कि हाँ ब्यूरोक्रेसी में ही आना है, और क्योंकि वहाँ पे लाके वो चेंज मैं ला सकती थी जो मैंने डिफरेंसेस देखे थे, बिकॉज आई हैव नेवर स्टेड इन बिहार ड्यूरिंग माई स्कूलिंग। तो वो डिफरेंसेस मैंने देखे थे कि बिहार में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सोचा था कि मैं इसी फील्ड में ही परस्यू करूँगी। मीमांशा, 2015 में ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस प्रिपरेशन कर रही हैं। काफ़ी लंबी जर्नी रही है। किस तरीके से आप टैकल किया? बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटल प्रेशर्स होता है, फैमिली प्रेशर होता है कि एक स्टेबल बैकग्राउंड, स्टेबल जॉब हो जाए। यस मैम, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स तो और ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज बॉयज़ को टाइम मिल जाता है बट गर्ल्स पे शादी का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर कि इतने साल हो गए क्यों नहीं हो रहा है। तो मैम शुरू में फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है नहीं हुआ, सेकेंड है नहीं हुआ, बट उसके बाद सब बोलने लगते हैं कि क्या कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है। सबको रिजल्ट चाहिए। आपका 1 मार्क से छूटा है, आपका 10 से छूटा है, डजेंट मैटर। अगर आप लिस्ट में नहीं है तो आपने मेहनत की ही नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो यू आर नॉट वर्दी। तो मैम बहुत सुनना पड़ता है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, विल पावर, डिटर्मिनेशन चाहिए, और पेरेंट्स एंड फैमिली का सपोर्ट चाहिए। तो आई एम वेरी लकी दैट आई एम सिटिंग हियर कि मेरे पास ये सब था, सब मेरे फेवर में काम किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स।
क्या आपने कॉलेज के दौरान ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी या फिर कॉलेज के बाद ही आपने इस प्रिपरेशन को शुरू किया? मैम कॉलेज में आई जस्ट यूज टू रीड बेसिक न्यूज़पेपर, ऐसे एज सच मैं कोई प्रिपेयर नहीं करती थी, बट बेसिक न्यूज़पेपर करंट पे मेरा होल्ड मैं बनाने की कोशिश करती थी, बट उसको मैं प्रिपरेशन नहीं बोलना चाहूँगी। वो पेपर तो सभी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, अवेयर रहना इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन की फुल फ्लेजेड तैयारी आपने कैसे की? मैम बीपीएससी के लिए मेरे पास ये एडवांटेज था कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मुझे स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ा। मेरे बहुत सारे बेसिक्स और कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर थे, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब ऑलरेडी मेरा क्लियर था। जो मुझे करना पड़ा वो मुझे बिहार स्पेसिफिक एंड करंट अफेयर्स करना पड़ा एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मुझे करना पड़ा। तो इसलिए मुझे काफ़ी एडवांटेज रहा इस प्रिपरेशन में कि ऑलरेडी मैं तैयारी के साथ ही आई थी, तो वो सब मैं ऑलरेडी उस सर्कल में होने का मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। मीमांशा, जो तीनों सेक्शंस के बारे में आपने बताए, चाहे वो करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेसिफिक और स्टैटिस्टिक्स, मैं चाहती हूँ आप तीनों के बारे में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताएं, आपने कैसे तैयारी की? मैम करंट अफेयर्स के लिए तो मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे सोर्सेज हैं। हाँ, बिहार स्पेसिफिक के लिए इंग्लिश में मटेरियल नहीं मिलता है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हिंदी में जो मटेरियल है वही आपको इंग्लिश में करना पड़ता है खुद से। स्पेशली मैंने तो स्टडी आईक्यू की भी काफ़ी वीडियोस की हेल्प ली थी बिहार करंट को तैयार करने के लिए। एंड स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो मेरा ये क्वेश्चन वीक था, 63rd में जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इट वॉज बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। तो मुझे काफ़ी डर लगता था स्टैटिस्टिक्स से, तो मैं प्रीवियस ईयर 64th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी। बार बार मैंने एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार प्रैक्टिस किया था और कुछ बुक्स आती है मार्केट में, उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे। एक अरिहंत की बुक है, उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। तो यही है बस। मीमांशा, स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन कहते हैं। कहते हैं जितना भी अगर आप यस अच्छे मैम। से कर लो तो ये पूरा पूरा नंबर फिक्स हो जाता है। क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे आपने उसको अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग पोर्शन में कन्वर्ट किया? सो मैम जब मैं 63rd में स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट कर रही थी, आई वॉजंट मेंटली प्रिपेयर्ड, मैंने कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाई थी एंड इट रिजल्टेड इन डिजास्टर फॉर मी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई वॉज नॉट इन द फाइनल लिस्ट। मैं जो पेपर अटेम्प्ट करना मैंने शुरू किया, मैंने देखा कि सब लोग पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को, बट मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया, लास्ट के हाफ एन आवर में, तो मैं पूरा नहीं कर पाई। और उसमें भी मैंने कितना किया, कितना सही था, आई वॉज इन श्योर, मुझे कोई आइडिया नहीं था, आई वॉज जस्ट ब्लैंक एंड आई वाज लिटरली क्राइंग व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो मैंने ये रिजॉल्व किया कि अब जब भी मैं नेक्स्ट मेंस लिखूंगी तो कम से कम ये चीज़ तो मुझे इम्प्रूव करना ही है। तो मैंने 63rd और 64th के बीच में ऑलमोस्ट 6 मंथ का गैप था, उसको मैंने यूटिलाइज किया स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। यूट्यूब से मैंने अपनी कुछ प्रैक्टिस बुक्स खरीदी थी, वहाँ से प्रीवियस ईयर से मैंने बार बार एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, टाइमर लगा के मैंने प्रैक्टिस किया सो दैट कि ये पोर्शन मेरा स्ट्रांग हो जाए। और वही हुआ भी 64th में मेरे साथ कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं पेपर वन में। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। किस तरीके से आप अपने जो भी एडिटोरियल्स थे उनको डिकोड करती थी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज करना पड़ता है, सारे एडिटोरियल्स मैं नहीं पढ़ती थी। मुझे वो एडिटोरियल मैं वही पढ़ती थी जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगते थे, जिसमें से मैं अपने एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल निकाल सकती थी। फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अगर एडिटोरियल आया है तो मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक अभी बहुत लंबे समय तक न्यूज़ में रहने वाला है। तो उसमें से मैं क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे पॉइंटर मैं अपने दिमाग में कर लूंगी। मैं नोट्स नहीं बनाती थी बिकॉज बहुत बल्कि हो जाता है, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप कितना नोट्स बनाएंगे, तो मेरे नोट्स यही होते हैं, यही मैं नोट्स बनाती हूँ और यहीं पे लिख लेती हूँ। रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? मैम रिवीजन के लिए भी मैं स्मार्ट स्टडी पे फोकस करती थी। सब कुछ रिवाइज करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस क्या क्या रिवाइज करेंगे। सो मैम जो प्रीवियस ईयर है, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जो क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, मैं वही क्वेश्चन को रिवीजन में ज़्यादा फोकस देती थी और बाकी सब टॉपिक्स को एक एक बार देख लेती थी। और वो सब क्वेश्चंस मेरे पॉइंट्स पे टिप्स पे हमेशा होते थे। फॉर एग्जांपल इंडो यूएस रिलेशंस हो गए या आप एनआरसी हो गया, एनआरसी बहुत न्यूज़ में था उस वक्त, तो ये सब हमेशा रटा होता था। जैसे बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आया था 63rd में या 64th में इंडिया नेपाल पे आया था, तो ये सब रटा होता था हमेशा, इसको बार बार इतनी बार मैं पढ़ ही लेती थी कि रट जाता था। मीमांशा, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है?
सो मैम स्टडी आईक्यू के वीडियोस मैंने करंट के लिए यूज़ किए हैं, बिहार स्पेसिफिक करंट के लिए। इसके बाइलिंगुअल वीडियोस अवेलेबल थे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो मैंने अपने मेंस के लिए और स्पेशली इंटरव्यू के लिए मैंने इसके वीडियोस बहुत देखे थे और वो मटेरियल मुझे काम भी आया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ करंट पे मेरा अच्छा होल्ड है, क्योंकि और कहीं इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं था जितना स्टडी आईक्यू पे था। तो इसलिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ स्टडी आईक्यू को। हमें बहुत खुशी है मीमांसा कि हम आपकी इस जर्नी में साथ रहे। मीमांसा, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। 2 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, बट जो जर्नी का ड्यूरेशन है, जैसे मैंने कहा, काफ़ी लंबा रहा है। क्या सीख आपने ली ठीक है। अपनी इस जर्नी से? क्या क्रिटिकल पॉइंट्स रहे हैं? मैम सबसे पहले तो मुझे लगता है जैसे मैं इस जर्नी में आई थी, तो मैं ये सोच के आई थी कि हाँ 1-2 अटेम्प्ट्स में तो हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हमें एक फुल फ्लेज प्लानिंग के साथ आना चाहिए, एक टाइमलाइन के साथ आना चाहिए यहाँ पर और एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। कंपटीशन बहुत है, सीट्स दिन दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सबका हो जाएगा। ये बोलना ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट होगा क्योंकि सबका नहीं हो सकता है। अगर 300 सीट है तो उसमें 1 लाख लोगों का कैसे हो जाएगा? 300 ही लोगों का होना है। तो या तो उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। अगर आपके पास सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, तो आप रहें उस जर्नी में। बट सबके पास नहीं होता, फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए उस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि कितना सपोर्ट हमारे पास है और हम कब तक अपने रिसोर्सेज़ इस चीज़ में डिवोट कर सकते हैं। कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगी? मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जर्नी में अगर आप आए हैं, इट्स नॉट एन ईज़ी जर्नी, बट ईज़ी तो कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं भी जाएँ, डॉक्टर या किसी भी प्रोफ़ेशन में, क्या उनका प्रोफ़ेशन ईज़ी है? नहीं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ईज़ी। दिस इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। आप आ तो गए हैं, बट ये एक विशियस सर्कल है और अगर आप इस विशियस सर्कल में फँस गए हैं, तो आप निकल ही नहीं सकते हैं। तो या तो आप कीजिए यहाँ पर या फिर आप अपना बैकअप प्लान जो आपका है आप वहाँ उसको अडॉप्ट कर लीजिए। बट मैं यही कहूँगी कि अगर आपको खुद में ट्रस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर कर लेंगे और अगर आपको नहीं है, तो फिर आपको कोई अदर अपॉर्च्युनिटी भी देखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सटीक मैसेज है कि एक ये विशियस साइकिल जिसे चक्रव्यूह कहते हैं, वो है। आइए तो फुल फ्लेजेड, ठीक पूरे है। मन, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आइए। आधे अधूरे मन से काम नहीं बनेगा यहाँ पे। थैंक यू ठीक सो है मच मैम। मीमांसा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू थैंक यू सेशन। मैम। मुझे लगता है आपकी जर्नी से बहुत थैंक सारे यू। लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।